नमस्कार, बहस के नंबर शो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और आज बात होगी वक्फ बोर्ड और इसकी संपत्तियों को लेकर जो कानून है उस पर होने वाले संशोधन की। मोदी सरकार अपनी मैजिक डेट यानी कि 5 अगस्त को कल संसद में एक ऐसा बिल पेश कर सकती है जो अगर पास हो गया तो इतिहास को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। सूत्रों से यह खबर है कि अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए संसद में संशोधन बिल रख सकती है। इस बिल के अमल में आने के साथ ही वक्फ की कई शक्तियों पर लगाम लग जाएगी। बिल पास होने के बाद बोर्ड किसी भी संपत्ति को आसानी से वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर पाएगा। मोदी कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। इसके मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है तो उसके दावों का सत्यापन अब जरूरी होगा। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश में वक्फ बोर्ड की कुल जमीन सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा है। जहां भारतीय सेना के पास देश भर में 18 लाख एकड़ जमीन है, रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, तो वहीं वक्फ बोर्ड के पास करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन है। वक्त पर जैसे ही कैंची चलने की खबरें सामने आई, इस पर सियासत भी तेज हो गई। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मोदी सरकार मुसलमानों से वक्फ की प्रॉपर्टी संपत्ति छीनना चाहती है। वहीं बीजेपी और वीएचपी का कहना है कि इसमें सुधार की जरूरत है। सवाल यह है कि क्या सरकार वक्फ में सुधार के लिए ही संशोधन ला रही है? सवाल यह भी कि क्या विपक्ष का यह डर सही है कि सरकार मुस्लिमों की संपत्ति छीनना चाहती है? सवाल यह भी कि वक्फ एक्ट में संशोधन से वक्फ की मनमानी पर क्या लगाम लगेगी? और सवाल यह भी है कि वक्फ में संशोधन सच में सुधार है या अल्पसंख्यकों पर ज्यादती है? करेंगे इन्हीं सवालों पर बड़ी बहस, अपने पैनलिस्ट के साथ ठोकेंगे ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। अमेंडमेंट्स लाने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि वक्फ एक्ट एक मनमाना एक्ट है जिसमें एक तरफा अधिकार दिए गए हैं जो भारत के कानून के सम्मत नहीं। ज़रूरत इस बात की है कि जिन प्रॉपर्टीज़ पे, वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे जो इंक्रोचमेंट है, उन इंक्रोचमेंट्स को हकीकत हटाना चाहिए। ये 25-30 साल पुरानी मांग थी। इस मांग को करने वाले सबसे ज़्यादा मुस्लिम संगठन मुस्लिम के लोग ही हैं जिनकी ज़मीनें वक्फ बोर्ड ने ले ली है। अब इसके लिए नया कानून लाना और बिल में ही संशोधन करना, मुझे लगता है कि ये किसी भी तरीके से मुनासिब बात नहीं होगी। सरकार को अपने इस फैसले पर गौर करने की ज़रूरत है। हर एक्ट में संशोधन हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है कि वक्फ एक्ट में ही संशोधन हो रहा है। वक्फ एक्ट में भी बार बार संशोधन हुए हैं। चलिए, अपने साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ हैं प्रोफेसर संगीत रागी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, श्री राज नायर हैं, वीएचपी के प्रवक्ता। हमारे साथ स्टूडियो में हाफिज गुलाम सरवर साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी होंगे। मुफ्ती वजाहत कासमी होंगे, दानिश कुरैशी हमारे साथ होंगे, राशिद शरीफ होंगे, असगर अली खान होंगे और महंत नवल किशोर दास हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमें दिखाई भी दे रहे हैं। प्रवक्ता हैं अखाड़ा परिषद के, और असगर अली खान साहब वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले प्रोफेसर संगीत रागी जी आपके पास आ रहा हूं। संगीत रागी जी, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और एआईएमआईएम का ये तर्क है कि ये सुधार नहीं बल्कि संशोधन के नाम पर मुसलमानों पर ज्यादती है। देखिए, एआईएम के तरफ से या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से इससे बेहतर कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती थी और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा यदि मुस्लिम से सिर्फ जुड़ा हुआ कोई भी संशोधन होगा, किसी प्रकार के सुधार की बात की जाएगी,
तो वो वही बात बोलेंगे जो अभी वो बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्या वक्फ के कानून में संशोधन नहीं हुआ है? जो नेहरू के समय जो कानून था, क्या उसमें नरसिंह राव जी की सरकार ने बदलाव नहीं किया? नरसिंह राव जी की सरकार के बाद क्या मनमोहन सिंह की सरकार ने बदलाव नहीं किया? और जब ये बदलाव हुआ है तो आने वाली सरकारों को क्या बदलाव का अधिकार नहीं होना चाहिए? या मुसलमानों के कुछ संगठनों की इस देश में दादागिरी चलनी चाहिए? तीसरी बात, सबसे पहले तो इस देश के लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि ये है क्या और एतराज कहां होनी चाहिए। देखिए, अब ताजमहल को 2005 के अंदर 2005 में ताजमहल को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई। आज के दिनों में यदि हम ये कह दें कि आपका नोएडा का स्टूडियो जो है वो वक्फ की संपत्ति है, तो आपको अपनी सारी चीजें दिखाने की जिम्मेदारी आपकी पड़ जाएगी। केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर पूरे गांव के गांव को जहां पर हिंदू रहते हैं, मंदिरों तक को वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई है। यानी इस्लाम का इतिहास जो है पिछले 1400 साल का इतिहास है इस देश में, और हिंदुओं का इतिहास हजारों साल नहीं, 10,000 साल, उससे ज्यादा मिलेनियम में हम बात करते हैं। 2000 साल पहले जो मंदिर बने थे, 1500 साल पहले जो मंदिर बने थे, उन पर भी उन्होंने अपने दावा ठोका है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, और उसमें सफाई देने का जो है वो आप कोर्ट घूमते रहिए, आप टेंशन में रहते रहिए, एंजाइटी में रहते रहिए, ये सब आपका काम है, उनका काम नहीं है। इसके अतिरिक्त ये वक्फ की संपत्ति कैसे आई? ये इस्लाम के विस्तारवाद की नीति का पाप प्रतिफल है। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, मुगलों ने हिंदुओं की जमीनें छीनी और मुगलों के समय से ही इस प्रकार की वक्फ प्रॉपर्टी का क्रिएशन होना शुरू हो गया। जब 1947 में इस देश का विभाजन हुआ तो जिस संपत्ति को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से मुसलमान उसे ऑन रिवर वक्फ की संपत्ति देकर के भाग करके चले गए। नेहरू और उनके वंशजों ने हिंदुओं की संपत्ति की सुरक्षा नहीं की पाकिस्तान के अंदर, उनको कसाईयों से कटने के लिए छोड़ दिया। लेकिन भारत में मुसलमानों की संपत्ति को एक बड़ा हिस्सा जो है वो वक्फ की संपत्ति के तौर पर आकर के उन्होंने सुरक्षित किया है। मजेदार बात है जी, कि आज के दिन में वक्फ यदि आपसे कह दे, उसे एक अदालत से भी ज्यादा बड़ा अधिकार प्राप्त हो चुका है आज के दिन में। खास करके जो मनमोहन सिंह की सरकार ने जो अमेंडमेंट लाया उसके बाद से जी। और इस संपत्ति का प्रयोग कहां किया जाता है? बॉर्डर एरियाज में, जंगलों में, सुदूर क्षेत्रों में, पूरे के गांव को मुस्लिम बनाने में इसका प्रोजेक्टाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। संगीत रागी जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। मैं दानिश कुरैशी का रुख कर रहा हूं, कई जगहों पर जी। दानिश कुरैशी जी, मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि साहब ये मुसलमानों की धार्मिक आजादी को आप छीन रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप ज्यादती कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा करता है और अपना बताता है, तो अगर उसमें संशोधन यह हो रहा है कि आप उसका सत्यापन करवाइए, यह सही है या गलत आपका दावा, तो इसमें छीनने और ना छीनने वाली बात कहां से आ गई? अगर आपके पास दावा है कि हमारी संपत्ति है, तो प्रूफ तो आपको भी करना पड़ेगा, जो अब तक नहीं होता है। अब तक तो जिसकी जमीन है उसको प्रूफ करना पड़ेगा, और इस मामले को कोई लेकर कोर्ट भी नहीं जा सकता। उसको जाना होगा कहां? ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड के। कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकता। दानिश कुरैशी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहूं कि जो अभी अब से पहले पैनलिस्ट जो बोल रहे थे वो तो बिला वजह की बातें कर ही रहे थे, जिसका कोई तर्क नहीं है, जिसकी कोई बात नहीं है, जिसको कोई स्कोप नहीं है। लेकिन आप भी, मुझे लग रहा है प्रत्युष के, आप भी उसी का हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। तो आप मुझे समझा दीजिए ट्रिब्यूनल क्या होता है, क्या होता है? नहीं, तो मैं समझा ही रहा हूं।
मैं समझा रहा हूँ ट्रिब्यूनल क्या होता है। सुनिए ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल जो है वो मक्का मदीना में चलता है, ये कहाँ चलता है बताइए आप? वो मस्जिदों में चलता है। ट्रिब्यूनल जो है वो एक यूनिट है सरकार की तरफ से बनाया गया हुआ, और उसके अंदर में बाकायदा मैजिस्ट्रेट बैठाया जाता है। हर एक स्टेट का ट्रिब्यूनल है, वहां पे जो जजेस अपॉइंट किए जाते हैं वो जुडिशियल सिस्टम से अपॉइंट होते हैं। क्या बकवास किए जा रहे हैं आप प्रत्यूष? सुनिए दानिश कुरैशी साहब, अगर किसी के पास दस्तावेज नहीं है और वक्त अपना दावा कर ले तो बेचारा तो जिंदगी भर वो ऐसे ही घुटता रह जाएगा, उसकी हाथ से उसकी जमीन निकल गई। झूठ। अच्छा फिर झूठ, ठीक है, सच बता दीजिए। बिल्कुल झूठ, मैं सिरे से आपको खारिज कर दूंगा। ओके, मैं बताऊं, सिरे से आपको बता दूंगा। बाबरी मस्जिद के मामले में वकफ ने रखा था, क्या वो दावा वैलिड कर दिया गया? बताइए क्या हुआ उसमें? सुप्रीम कोर्ट में चला ना मैटर, जबकि वकफ का पूरा मामला था। ये बेवकूफ बनाने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं कर रही हैं, ये देश को गुमराह कर रही है। और सुनिए दूसरी एक खास बात मैं बताऊं, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जब अगर कश्मीर का मामला आता है तो सुबह 8 बजे जाके एक नया ऑर्डर लाके इंप्लीमेंट कर देते हैं, और 24 घंटे पहले इस पे बहस करवा के ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है ये ज्यादा दिन सस्टेन करने वाली नहीं है। पिछली बार के जो चुनाव में मार पड़ी है, मुझे लगता है बाय इलेक्शन में इससे ज्यादा बुरे हाल होने वाले हैं। अच्छा, सियासी नफा नुकसान के लिए सब कुछ किया जा रहा है। श्रीराज नायर जी, बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई काम ही नहीं है। क्योंकि अगर मोदी जी ये कहते हैं कि श्रीराज नायर जी दे दिया जाएगा, श्रीराज नायर जी क्या निकल के आता है? ठीक है, श्रीराज नायर जी, एक छोटा सा प्रत्युष, एक छोटी सी हाँ, राम, यदि कहा जाता है मुसलमानों से, बांग्लादेशी घुसपैठियों से कि आप अपने कागज दिखाइए, ये शाहीन बाग खड़ा करते करते हम कागज नहीं दिखाएंगे, कहां से दिखाएंगे? और जो जंगलों में हजारों साल से आदिवासी रह रहे हैं, बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं, उनको यदि वक्त कह देता है कि हमारी संपत्ति थी, तो वो नहीं कह सकते हमारे पास कागज नहीं, उनको खोजना पड़ेगा। अरे ब्यूरोक्रेट्स को कितने लाख हेक्टर जमीन दी ये बताइए ना। वो सारी आदिवासियों की जमीन ब्यूरोक्रेट्स को बांटने की जो कानून बना है इस देश में मोदी सरकार ने, उस पर क्या बोलेंगे? बोलिए आप, बोलिए ना। अरे आदिवासियों की संपत्ति पे आप अपने अडानी अंबानी को बिठा रहे हैं, उस पर जवाब बोल पाएंगे? अगर आपने जवाब दे दिया तो कल नौकरी से निकाल दिया जाएगा जनाब आपको। सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप उसके लिए शाहीन बाग खड़ा कर यही कह रहा हूँ, आप बोल के बताइए ना क्या पाकिस्तानी नागरिकों के अडानी अंबानी को। श्रीराज नायर जी, क्योंकि आज एक बड़ा पैनल है, मैं चाहूंगा कि संक्षेप में सब एक एक करके अपनी बात करें तो सबको बराबर मौका मिलेगा। श्रीराज नायर जी, क्या ये मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है अगर संशोधन होता है तो? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का तो ये मानना है कि ये संशोधन का विषय नहीं है, इसको स्क्रैप कर देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से अभी संगीत जी ने कहा कि भारत की भूमि जो है, यहाँ के निजी मूल निवासी, यहाँ के इंडिजिनियस लोग जो हैं वो हिंदू हैं, और इस्लाम कैसे आया, या आक्रांताओं के जरिए हिंदुस्तान में आया, और एक के बाद यहाँ पे ज़मीनें कब्जा कर लिया। भारत का पार्टीशन भी धर्म के आधार पर हुआ, और एक मजाक लगा रखा है, मुकेश अंबानी के बंगले को भी वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है, दक्षिण भारत में गांव के गांव वक्फ बोर्ड क्लेम कर रहा है। तो ये पूरी तरह से स्क्रैप करने की आवश्यकता है। ये देश को एक पार्टी ने जो आज़ादी के बाद राज किया, इन लोगों को पूरी तरह से इनका तुष्टीकरण किया केवल वोट बैंक की तरह अंतर्गत, और वोट बैंक के अंतर्गत इनको कई प्रकार के लाभार्थी बनाए गए। तो वक्फ बोर्ड के अंतर्गत इनको कई हजारों के एकड़ में इनकी जमीनें दी गई है, कई लैंडमार्क बिल्डिंग इनके पास चली गई है। इनका लेना देना क्या? यहाँ पे आक्रांत आए, लूटा, बसे, यहाँ के लोगों को धर्मांतरित किया। यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, इनमें से एक के भी पूर्वज जो है, ऐसा नहीं होगा कि इस्लाम से लेना देना होगा। तो यहाँ पर वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से स्क्रैप करना चाहिए, हमारी मांग है। ये देश के हाफिज गुलाम सरवर साहब, वीएचपी तो कह रही है कि संशोधन नहीं, अमेंडमेंट नहीं, सीधे स्क्रैप कर दीजिए। देखिए प्रत्युष जी, लाखों लोग जो टीवी देखते हैं उन्हें ये उम्मीद रहती है कि इस डिबेट में कुछ ऐसा सत्य उभर कर सामने आएगा जिससे वो भी लाभान्वित होंगे। केवल आरोप प्रत्यारोप पर सीमित नहीं रहना। वक्फ बोर्ड विशुद्ध रूप से सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है, और केंद्रीय वक्फ परिषद तो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन ही काम करता है।
अल्पसंख्यक मंत्रालय में इस समय बहुसंख्यकों का कब्जा है इस सरकार में। अल्पसंख्यक से मुराद इनकी जो है, मैं बहुसंख्यक का मतलब अल्पसंख्यक से मुराद लोग लेते हैं मुस्लिम, हालांकि बौद्धिस्ट, ईसाई, सिख सब हैं, पारसी भी हैं, लेकिन मोदी सरकार में अल्पसंख्यक आयोग से लेकर वक्फ बोर्ड तक में जिनको भी ड्यूटी दी गई और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय नकवी साहब के बाद जिनके हाथों में है वो सबके सामने है। तो इतने दिनों में 2 आरोप अभी खुलकर सामने आए। एक तो संगीत रांगी जी ने कहा कि वक्फ बोर्ड जहां चाहे दावा ठोक दे और आपको दिखाना ही पड़ेगा कागज। ये सरासर बेबुनियाद फैब्रिकेटेड आरोप है, ऐसा बिल्कुल नहीं। वक्फ बोर्ड को भी दावा ठोकने से पहले ये प्रूफ तो करना ही पड़ेगा कि खसर, चुके वक्फ बोर्ड की लिस्टिंग है बाज़ाफ्ता, उसमें सारे जो उनके प्लॉट्स हैं पूरे इंडिया में उनकी बाज़ाफ्ता एक लिस्टिंग बनी हुई है, उसका नंबर दिया गया, वक्फ नंबर इतना। तो अगर वक्फ नंबर अमुख में कोई प्लाट है तभी वो दावा ठोक सकती है। ऐसा अनर्गल होता तो संगीत रांगी साहब के घरे पे ठोक दिया जाता दावा। ऐसा नहीं है, माने कानून का राज है सर, कानून का राज खत्म नहीं देश में हुआ। एक सवाल। दूसरा आरोप लगातार लग रहा है कि आक्रांता आए, इस्लाम आए। सर इस पर डिबेट अभी हो नहीं रहा दरअसल, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आपके लोगों के द्वारा लिखे किताबों से यह स्पष्ट होता है। 15 किताबों का नाम एक सांस में बताऊंगा, जिसमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल हैं, जिसमें आपके बाहर से आने की खबर है। हम मूल निवासी हैं, हमने इस्लाम को स्वीकार किया है, हम बाहर से नहीं आए, हमने, हमारे पूर्वज ने इस्लाम को स्वीकार किया। लेकिन आप बाहर से आए हैं और आपने आक्रमण किया, यहां की संस्कृति नष्ट की है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपकी ही किताबों में है और आपके लेखक भी वो अपर कास्ट सो कॉल्ड ब्राह्मण है, उन्होंने स्वयं कहा कि मैं बाहर से आया हूं। बोलिए तो किताब का नाम शुरू कर दूं और पेज भी बता दूं। इसलिए यह शब्द का इस्तेमाल बार बार इस्लाम वर्सेस हिंदुत्व नहीं हो रहा। यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर मैं अब अपना पक्ष रखता हूं। भारत सरकार को पूर्ण रूप से यह अधिकार है कि वो जब चाहे परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करे। भाई इससे पहले भी संशोधन होता रहा, बिल्कुल लगातार हुआ और होना चाहिए। तो ये क्यों कहा जा रहा है AIMIM की तरफ से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, ये हमारी धार्मिक आजादी छीनी जा रही है? क्यों नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सुनिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की आड़ में सरकारों से मिलकर कथित तौर पर मुस्लिम संगठनों ने ही लूट मार का बाजार गर्म किया था। आज भी बहुत सारे मुसलमान लीडरान हैं और सो कॉल्ड मुसलमानों के रहनुमा हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति का बंदरबांट किया, उसका गलत इस्तेमाल किया। वक्फ का मतलब है दान। सर 10 सेकंड, दान गरीबों के लिए किया गया था, फायदा अमीर उठा रहे हैं। तो सरकार का नैतिक कर्तव्य है कि वो ये देखे कि वक्फ करता दान दाता के उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं हो। ठीक है, वजाहत कासमी साहब, अगर किसी कानून में संशोधन की जरूरत है वक्त के मुताबिक तो क्या नहीं होना चाहिए? क्या वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर इससे पहले कभी कोई विवाद सामने आया ही नहीं? देखिए, वक्त पर जब से वक्फ का संगठन वक्फ बना है, जब से वक्त पर जब भी जरूरत पड़ी है संशोधन होते रहे। लास्ट में 2005 में UPA की सरकार में, मनमोहन सिंह सरकार में संशोधन हुआ था। वक्फ के हालात क्या हैं, वक्फ की संपत्तियों का क्या कैसे इस्तेमाल हुआ है, वक्फ के साथ जो करप्शन मुसलमानों ने किया है, क्योंकि आज तक कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हिंदू बना नहीं, कोई मेंबर हिंदू बना नहीं, जैन वहाँ तक नहीं जाते, बुद्धिस्ट वहाँ तक नहीं जाते, ईसाई वहाँ तक नहीं जाते, और आज तक जो भी किया है उसके साथ मुसलमानों ने किया है। संपत्तियाँ बेची है मुसलमानों ने, करप्शन किया है मुसलमानों ने। और जो ये जितने भी मुस्लिम लीडर अब भाषण देंगे, अब ये देखिए संशोधन हुआ नहीं है। आप पानी आने से पहले इन्होंने अपनी शलवारें सबने उठा ली हैं और एकदम मोर्चा संभाल करके तैयार है। पता ही नहीं संशोधन क्या होगा, अभी पता ही नहीं है इनको। और वक्त पर सरकार का काम है देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में, वक्फ के हित में जो संपत्तियां हैं सरकार उन पर संशोधन करेगी। वही वक्फ क्या है? वक्फ एक गरीबों का, मिस्कीनों का, यतीमों का हक है जिसको ये मुस्लिम लीडर खा गए हैं। वो कांग्रेसी मुस्लिम लीडर ज्यादा है, उसमें समाजवादी के मुस्लिम लीडर ज्यादा है, क्योंकि मुसलमान लीडर की तादाद भी उधर ही ज्यादा है, तो इसलिए शोर भी उन्हीं को बचाना है। मुस्लिम मामलात में वक्फ की संपत्तियों का फायदा हुआ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जमीयत उलमा हिंद को। जमीयत उलमा के 2 ऑफिस हैं दिल्ली में, दोनों वक्फ संपत्ति में है। मैं प्रत्युष बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये बात।
चाहे वो ITO पर है, दोनों एक इधर है एक इधर है जी। दोनों वक्फ संपत्ति में बने हुए हैं और दोनों ने नाजायज तरीके से वक्फ संपत्ति को लिया हुआ है। अगर सरकार आज संशोधन ला रही है, जाहिर सी बात है हिंदू लोगों को तो उसका फायदा होगा नहीं, उसका फायदा, उसका नफा, उसका नुकसान सब कुछ मुसलमानों को होना है। जो मुसलमानों के बड़े छोटे जिन्होंने उसको दान किया था। और प्रत्युष में एक चीज और इसमें ऐड करूंगा, ये इतनी संपत्ति है, लाखों एकड़ संपत्ति है, लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति है, इसमें यह भी जांच होनी चाहिए कि जिन लोगों ने, यानी जो लोग पाकिस्तान चले गए थे, उन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड से निकाल करके सरकार के उस डिपार्टमेंट को देना चाहिए जो उसका हक है। खाली सारी संपत्ति वक्फ की है, मैं तो इसको भी शक के दायरे में लाऊंगा। सारी संपत्ति वक्फ की नहीं है, क्योंकि बंटवारा हुआ है, विभाजन हुआ है और वक्फ बोर्ड का गठन 55 या 54 में हो रहा था, तो उसका फायदा ये उठाया गया जवाहरलाल नेहरू सरकार में कि सारी संपत्तियां जो मुसलमान यहां से छोड़कर ये हिंदू छोड़ करके जा रहे थे, उन्हें सबको वक्फ में लिखवा दिया गया है। तो उनका सबका ब्यौरा सामने आना चाहिए। और आज तक वक्फ बोर्ड ने इस कौम का क्या फायदा किया? क्या ये सिर्फ वक्फ बोर्ड इन इमामों को तनख्वाह देने के लिए है? इमामों को तनख्वाह देना कौम का काम है, वक्फ बोर्ड का काम नहीं है। वक्फ बोर्ड तो यतीम, मिस्कीन, गरीब, बेवा, नादार और मुतल्लका गरीब लोगों का हक है, असगर अली तालीम का हक है, उनके रोजगार का हक है। मैं असगर अली खान साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, इस डिबेट में एक बात और सामने उठ रही है कि संशोधन तो जब होगा तब होगा, लेकिन अभी जो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है 9.4 लाख एकड़ जमीन, उसकी जांच की भी मांग उठ रही है कि क्या ये जो दावा ठोक के जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली, क्या वो सही है या नहीं है। और 2009 में इसी वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, जो बढ़कर के 2022 तक 9.4 लाख एकड़ हो गई, दोगुने से भी ज्यादा। अब जमीन तो अपने आप फैलती नहीं, उस पर तो कब्जा ही किया जाता है या दावा ठोका जाता है, तो अचानक से इतनी जमीन कैसे बढ़ गई? असगर अली साहब। नहीं, देखिए साहब, कब्जा करने की तो जहाँ तक बात है, कब्जा तो नहीं किया जाता। हाँ। दावा ठोकने की बात सही है कि अगर कहीं इस बात की ज़रूरत है तो दावा ठोका जाता है, चाहे कोर्ट में हो चाहे ट्रिब्यूनल में हो। अभी ट्रिब्यूनल की भी बात कह रहे थे आप उसको नकारने की कोशिश कर रहे थे। जैसे दानिश कुरैशी साहब ने कहा, वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि यह अपने आप में एक कोर्ट है भाई, जो ट्रिब्यूनल भी है, उसमें बाकायदा जुडिशरी के लोग बैठते हैं, फैसला करते हैं और ऐसे आंखें मीच के नहीं करते हैं। बाकायदा उसका ट्रायल होता है, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं और वेरिफिकेशन होते हैं। जिन वेरिफिकेशन की आज बात कर रही है सरकार, ये पता नहीं कौन से वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सारा वेरिफिकेशन होने के बाद ही होता है भाई, और उसका एक बाकायदा प्रोसेस है। जिसकी जो आपका सवाल है कि साहब ऐसे ही वक्फ बोर्ड की, अगर वक्फ बोर्ड में बढ़ गई या घट गई प्रॉपर्टी, जो कुछ भी हुआ वो उसका अगर बढ़ गई तो लोगों ने उसको वक्फ किया होगा, वो बढ़ गई। भाई मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है उनको अगर वो वक्फ कर रहे हैं तो इसमें कोई रिकॉर्ड है, कोई कानून है ऐसा कि साहब वो इससे ज़्यादा 500 गज से ज़्यादा वक्फ नहीं कर सकते? मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, मेरा दिल चाहे मैं एक ज़रा सी भी वक्फ ना करूं और मेरा दिल चाहे तो मैं सारी की सारी वक्फ कर दूं, इसकी कोई लिमिट थोड़ी है। तो वो अगर वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ गई तो भी वो लोगों ने वक्फ की है तो बढ़ गई, उसका एक बाकायदा प्रोसेस है। ऐसा नहीं है मैंने ज़बानी तौर पे कह दिया था, मैंने अपना एक घर वक्फ कर दिया तो वक्फ हो गया। उसको बाकायदा कागजी तौर पर उसको सारे प्रोसेस उसके पूरे किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स उनके हैंड ओवर किए जाएंगे, उसका एक ऑफिस है, उसका पूरा एक अमला है। हम और आप ये तय नहीं कर सकते कि उससे किसको फायदा दिया जाएगा किसको नहीं। ये वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। वो मिस्कीनों की, यतीमों की, कमजोरों की, गरीबों की, सबकी मदद के लिए है। लेकिन अगर उससे क्या इमामों की तनख्वाह भी दी जाती है, मस्जिदों को मेंटेन किया जाता है, वज़ात कासमी साहब मना दी है। ठीक है, वज़ात कासमी साहब मुझे एक बात बता दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। वज़ात कासमी साहब, कंफ्यूज करने वाली बात नहीं, कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं है सर, कंफ्यूज करने वाली कोई बात नहीं है। वज़ात कासमी साहब मुझे बता दीजिए, अगर कोई जमीन है किसी की और वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि यह जमीन उसकी है, तो इसमें किसे साबित करना होता है कि जमीन हमारी है? वक्फ बोर्ड को या सामने वाले को? वो नहीं, मालिक को, जिसकी जमीन पर दावा किया गया है वो साबित करेगा। एक और अगर सुदूर ग्रामीण इलाके में, अगर सुदूर ग्रामीण इलाके में किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो क्या कर रहे? तो वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। प्रत्युष एक बात सुनो, हम 3-4 पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। आपने डाटा दिया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति दोगुनी हो गई है। चारों पैनलिस्ट, मैं अपना डाटा देता हूं, ये लोग अपना डाटा दें। क्या हमारे बाप दादा ने इन 20 सालों में एक
एक भी गज प्रॉपर्टी वक्फ को दी है, किसी ने नहीं दी, डबल कहां से हो गई फिर? तो ये जांच का विषय नहीं है क्या? जब किसी ने, अब उसको तो खाया गया है, उसको तो खाया गया है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खाया है आप लोगों ने, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को मुसलमानों ने खाया है, फिर डबल कहां से हो गई? आप उसको खाते हुए आ रहे हैं 50 साल से और संपत्ति डबल हो रही है, तो ये तो जांच का विषय है, ये तो जांच का विषय है। आप तो लाओ डॉक्यूमेंट्स लाओ, जी पर लाओ, तुम्हारे बाप दादा ने एक गज जमीन वक्फ की हो तो जी पर लाओ, अगर किसी पैनलिस्ट के बाप दादा ने एक गज जमीन दी है तो जवाब दूंगा। हमारे बाप दादाओं की बात करो, अपने बाप दादाओं से जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा प्रत्युष? आप लोगों को खाने वाले, अरे तुम लाओ ना जी पर, तुम जी पर लाओ, प्रत्युष मैं जवाब दूंगा। ठीक है, दानिश कुरैशी बोर्ड को खा रहे हो, खाते खाते डबल हो गया हो। ठीक है, प्रत्युष मैं जवाब दूंगा। देखिए सुनिए, सबसे पहले तो मैं वजाहत कासिमी को ये बता दूं कि उन्होंने नहीं किया, ये बात और है। मेरे फूफा ने जमीन डोनेट की अहमदाबाद शहर में, कमिश्नर ऑफिस के पीछे मस्जिद के लिए जगह दी है। चाहिए तो इसी कैमरामैन को साथ में ले जाके दिखा दूंगा। मेरे दादा की जो प्रॉपर्टी थी गांव में, कागज लाकर बात करो, जी पर कागज लाकर बात करो, कागज अभी चाहिए, आगे बताओ, इससे आगे बताओ, जी पर कागज लाकर बात करो। आप लोगों ने बोर्ड को खाया है, आप लोगों ने बोर्ड को खाया है, और जब खा चुके और संपत्ति डबल हो रही है तो ये तो जांच का विषय है, जांच का विषय है। अरे जो भी वक्फ बोर्ड चेयरमैन आया है उसकी सीबीआई जांच हो रही है, जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन था दिल्ली में उसकी सीबीआई जांच हो रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को खाया है तुम लोगों ने। सुनिए, ट्राइब्यूनल का जवाब दूं मैं। अरे ट्राइब्यूनल का जवाब तो सुन लो, सुनो मैं बताऊं। 19 से ज्यादा ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, इंक्लूडिंग एक्साइज, और मैं आपको बताऊं एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम, इसका भी ट्राइब्यूनल है। तो मुझे बताइए, क्या ये भी कानून अपने आप से उन्होंने वो कर दिया? बताइए तो, है जवाब इसका? कौन देगा इस पैनल पे जवाब? वीएचपी जवाब देगी? संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, ट्राइब्यूनल की बात हुई तो वो कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल भी तो एक प्राधिकरण है, वहां पर भी आप कागजात दिखा सकते हैं। ऐसे कई सारे ट्राइब्यूनल है, कोर्ट में नहीं जाएगा मामला, ट्राइब्यूनल से हल हो सकता है अगर आपके पास कागजात है तो। संगीत रागी जी, देखिए प्रत्युष, जो महत्वपूर्ण बात है वो डिबेट से बाहर चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो जो संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो वक्फ की संपत्ति कैसे होगी? अरे इसका जवाब दो। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी ट्रिब्यूनल है, उसमें क्या कहेंगे आप? बताइए। एक्साइज टैक्स, सारी बातें, वो भी ट्रिब्यूनल है। कस्टम एक्साइज ट्रिब्यूनल है, फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो भी ट्रिब्यूनल है। फूड एंड सेफ्टी अपीलेट, वो भी ट्रिब्यूनल है। चलिए बताइए, इस ट्रिब्यूनल पे क्या बोलेंगे? जवाब नहीं मिलेगा आपको। ये झूठ फैलाना और लोगों के दिलों में गुबार पैदा करना बंद करिए। रागी साहब, ये बंद करिए आप। कितने ट्रिब्यूनल एक वक़्त को बाहर निकालने के तो बाकी। एक सेकंड बताइए, एक सेकंड। दानिश जी जवाब तो सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। हाँ, जवाब तो सुन लीजिए, जवाब पूछिए। संगीत रागी जी, ट्रिब्यूनल से आपको प्रॉब्लम है, बाकी के ये सारे ट्रिब्यूनल है, इसका क्या कहेंगे बताइए? मैंने इतने सारे ट्रिब्यूनल गिना दिए। एनजीटी भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी है, जिसने रविशंकर को पेनल्टी लगाई थी 5 करोड़। रेलवे तक भी ट्रिब्यूनल है, बताइए क्या कहेंगे आप? अरे भाई सुनो तो सही यार, पहले सुनो। बताइए। 5 बोलते जाओगे तो मैं कैसे बताऊंगा? ट्रिब्यूनल जो होता है वो सेमी जुडिशियल अथॉरिटी होता है। शंकर को फिर वही बात कहेंगे। अरे सेमी जुडिशियल तो होता तो है, सारा रागी साहब एक सेकंड संगीत रागी जी का जवाब तो पूरा होने दीजिए, उसके बाद मैं राशिद जी और महंत नवल किशोर दाजी का रुख करूंगा। संगीत रागी जी अपनी बात कंप्लीट करें प्लीज। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी ट्रिब्यूनल है। ठीक है, ठीक है। आपने कई ट्रिब्यूनल के नाम गिना दिए दानिश भाई जी, जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। संगीत रागी जी। प्रत्युष, सबसे पहली बात तो कि यदि हिंदू मंदिरों या उनकी संपत्ति को लेकर के जब बात होती है
तो आपको वो सिविल मैटर होता है और सिविल कोर्ट उसके लिए जी। ये जो है इस्लाम की संपत्ति है, इसलिए इस्लाम का तय करेगा, ये सिविल मैटर में नहीं जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये दो प्रकार का कानून इस देश में लैंड इस देश में बचा हुआ मुसलमान लैंड जिहाद कर रहा है। इस देश के इस्लामीकरण और लैंड जिहाद के खिलाफ बगावत होनी चाहिए। देश के हिंदुओं को खड़ा होना चाहिए, संगठित बनकर इसका विरोध करना चाहिए। एक बात और कह रहा हूँ, इस देश में हवाई जब होता है तो कोर्ट आंख बंद करके चुप रहती है, आंखें कोर्ट की बंद रहती है। कोर्ट के बारे में बताइएगा, उसका मुद्दा कहाँ जाएगा? इस देश के बाजार का जब इस्लामीकरण होता है तो कोर्ट की जुबान बंद। महंत नवल किशोर दास जी, महंत नवल किशोर दास जी, माफी चाहूंगा, मैं आपके पास देर से आ रहा हूँ। राशि जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। महंत नवल किशोर दास जी, ये क्यों कहा जा रहा है कि ये संशोधन अगर होता है तो इससे ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा, या ध्रुवीकरण करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? हिंदू मुस्लिम, अगर कोई देश के अंदर कोई कानून है, वक्त वक्त पर उस पर संशोधन होता रहा है, और अगर ये भी अगर हो जाएगा तो इसको धार्मिक चश्मे से देखना कितना सही है? महंत नवल किशोर दास जी। प्रत्युष जी, देश में संविधान में भी कई बार परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है। वास्तव में वक्फ बोर्ड का मतलब है धीरे धीरे देश को इस्लामीकरण करना। आप सोच सकते हैं, केरल में 1600 वर्ष पहले बना हुआ मंदिर और पूरा गांव वक्फ बोर्ड ने कहा मेरा है। अच्छा, कैसे उनको जवाब देना पड़ा। मैं सबको पूछ, जिहाद बंद करो, जिहाद बंद करो, टीवी जिहाद करोगे यहाँ सुन सकते हैं। बैठा था, आप लोग सुन सकते, चोर की दाढ़ी में तिलका हो गया है। ये देश के मुसलमान चाहते हैं किसी संविधान को नहीं मानेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी वक्फ बोर्ड में किसी भी अदालत में कोई हिंदू है क्या? किसी वक्फ बोर्ड की अदालत में कोई हिंदू है क्या? नहीं है। मुसलमान ही जज होगा, मुसलमान ही वकील होगा। हिंदू को अपनी बात रखना पड़ेगी, उसे प्रूफ करना पड़ेगा मेरी जमीन है। दादा परदादाओं की जमीन पे वक्फ बोर्ड नोटिस दे देगा कि जमीन मेरी है, और हिंदू चक्कर लगाता रहेगा। क्या तमाशा बना रखा है? ये देश संविधान से चलेगा, शरीयत से चलेगा। देश को इस्लामीकरण करने का एक बहुत सरल तरीका है वक्फ बोर्ड। इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, वक्फ बोर्ड को सदा समाप्त कर देना चाहिए, एकदम समाप्त कर देना चाहिए। ऐसे बोर्ड की जरूरत नहीं है। ये देश संविधान से चल रहा है, समांतर सभाएं चल रही हैं, समांतर जज बैठ रहे हैं, कानून चल रही हैं, अदालतें चल रही हैं। वहाँ जज होगा मुसलमान, वहाँ वकील होगा मुसलमान, और हमें प्रूफ दिखाना पड़ेगा। क्या तरीका है? क्या तमाशा बना रखा है? हिंदुओं की संपत्ति को किस प्रकार से मुसलमानों को दिया जाए? वक्फ बोर्ड को राशिद शरीफ जी को मिलाइएगा स्क्रीन पर। राशिद शरीफ जी, राशिद शरीफ जी, राशिद शरीफ जी, राशिद शरीफ जी, एक बात समझाइएगा। अभी तो संशोधन हुआ नहीं है, अभी कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं है। ये कहा जा रहा है कि हो सकता है, और अगर मान लीजिए कि संशोधन आता है, इसमें जो वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 है, जिसमें यह कहा जाता है कि यह जमीन किसकी है, वक्फ बोर्ड का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड इसे तय करेगा। अगर इसमें संशोधन होगा कि इसे आपको वेरीफाई भी कराना पड़ेगा, इसका सत्यापन भी कराना होगा। राशिद जी, राशिद जी, एक सेकंड, राशिद जी, अगर सत्यापन कराना होगा तो वक्फ बोर्ड करा सकता है। उसका दावा अगर बिल्कुल मुनासिब है, सही है, तो उसमें दिक्कत क्या है सर? इसमें क्या दिक्कत है? इतने सारे राशिद जी को तो कोई कुछ पूछ ही नहीं सकता। राशिद जी, बोर्ड तो स्वतंत्र है, प्लीज। मैं बाकी देखिए, एक बड़ा पैनल है, मैं बार बार सबसे ये अनुरोध कर रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात समझ में आएगी, वरना किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। राशिद जी, मेरा सवाल आपसे था। राशिद जी, नहीं, हम लोग तो बोले ही नहीं थे बीच में। राशिद जी, यही लोग जिहाद कर रहे हैं, जिहाद। ये मसला हमारा है। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है मुसलमानों के, ये मसला हमारा है। हमारा मसला कैसे हो जाएगा? देश का मसला है, की बात करते देश का मसला है। पाकिस्तान, देश की संपत्ति पे कब्जा कर रखा है, वो हमारा है, वो मस्जिद, ये सब मेरे देश का है। देश की संपत्ति पर नए तरीके से कब्जा कर रखा है, देश का मसला है। देश की जमीन पर अवैध कब्जा गवर्नमेंट
राशिद जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं गुलाम सरवर साहब। ये कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना कि मसला हमारा है, ये हम देखेंगे, ये कहते हैं इसी से गलत मैसेज जाता है। देखिए मैं मसला कहां से आ गया? देश का मसला है, देश की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रखा है। हमेशा किसी डिबेट में ड्राफ्ट आने का है, गंभीरता को समझकर ही बोले। कोई मसला हमारा नहीं है। हमने ट्रिपल तलाक में भी कहा था कि ये मसला हमारा है, वक्फ बोर्ड में भी मसला हमारा है। भाई हमारा का मतलब ये है भारत का, और भारत सरकार इसके लिए अधिकृत है। अगर भारत सरकार को कोई त्रुटि, कोई कमी किसी भी चीज में दिखती है, उसको अधिकार है, वो कैबिनेट में चर्चा करे, एक प्रस्ताव लाए। तो अगर सुधार के लिए कोई योजना मोदी सरकार ने बनाई है तो हम देखेंगे कि क्या क्या सुधार होता है, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। और मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़कर कहता हूँ, बड़े बड़े लोग बैठे हुए और सुन रहे होंगे, देश के वो तमाम सो कॉल्ड मुस्लिम लीडरान, आपने सरकार को कोई मसवदा दिया है क्या? कभी आपने आगे बढ़कर क्यों नहीं सरकार से कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति की लूट हो रही है, दुरुपयोग हो रहा है, करप्शन हो रहा है, और जो वाकिफ है यानी दानदाता हैं उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है। इसलिए कृपया कर सरकार आप इसमें जरा कुछ ऐसा कानून बनाइए। असगर अली साहब आपने प्रस्ताव नहीं दिया। बहुत अहम पॉइंट उठाया है गुलाम सरवर साहब ने कि ये तू मैं से कुछ नहीं होगा। ये कह रहे हैं कोई बोर्ड सामने आया, कोई मुस्लिम लीडर सामने आया मसौदा लेकर, आज भी अगर वक्फ बोर्ड में लूट हो रही है तो उसको रोका कैसे जाए? विरोध समस्या का समाधान नहीं है। आप असगर अली खान अवैध कब्जा कर रखा है। मैं देश की संपत्ति पर अवैध कब्जा हो रहा है। सही फरमा रहे हैं, मैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं भाई साहब। होना भी यही चाहिए कि इस बात को अभी आपने जैसे आपने भी कहा कि सब कुछ अमेंडमेंट हुआ तो है नहीं, पहले से शोर मचाने लगे। अगर ये इस बात को मान के लेके चले तो ये आज की डिबेट ही नहीं होना चाहिए थी आज की। चलिए अगर हमने ये कर भी ली तो इसका तरीका कार ये नहीं है कि साहब आप कुछ भी संशोधन, आपने कह दिया 40 अमेंडमेंट होना है, ऐसा नहीं है। आप जो इस्लामिक स्कॉलर हैं आप उनके साथ बैठिए, उनको बैठ के डिस्कस करिए, उसकी मेरिट और डीमेरिट डिस्कस करिए। उसके बाद अगर कोई जरूरत पेश आती है, अगर मान लीजिए टेबल टॉक पे बात तय हो जाए, बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है। असगर भाई से एक सवाल मैं करूं, कानून आप बड़े वकील भी हैं और समाज सेवी भी हैं, मैं आप ही से पूछता हूं, क्या आपको नहीं लग रहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है मुल्क में, दिल्ली में और तमाम जगहों पर? ऐसा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा? बस इसी बात पे देखिए, आज पहले से एक सेकंड मुझे नहीं मुझे 2 सेकंड दे दिया। अरे साहब 10 सेकंड ना एक सेकंड दानिश भाई एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, असगर अली खान। तो 10 मेरा कहना ये है, हमारे मुल्क में ऑलरेडी सारे कानून मौजूद हैं। आप जो बात कर रहे हैं करप्शन की बात कर रहे हैं, करप्शन के लिए कानून मौजूद है। अगर कोई भी ऐसी रिपोर्टिंग होती है, सारे ट्रिब्यूनल की, सारे बोर्ड्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ लेकिन मौजूदा कानून के बावजूद दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर सैकड़ों इल्जाम हैं, और तमाम भारत के हर राज्य के वक्फ बोर्ड के ऊपर लूट के आरोप हैं सर। हम सच को कबूल क्यों नहीं करते, ये हमें समझ में नहीं आता। अरे मुसलमानों से दानिश जी जवाब दीजिएगा। दानिश जी देखिए, इसी पैनल में गुलाम सरवर साहब ये इल्जाम लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं सर, ये सिद्ध है। ये देखिए, ये कह रहे तो सिद्ध है, ये कह रहे सिद्ध है, जितने भी वक्फ बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, ये देखिए भारत की बात कर रहा हूं, उनकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। अरे बुजुर्ग जवाब तो सुन लीजिए, मैं जवाब दूं आपको। देखिए, रह गई बात करप्शन की, तो क्या इस देश में बाकी सारे यूनिट जो हैं वो करप्शन फ्री हो गए हैं? अकेला हमें सारे से नहीं लेना देना। अभी बाकी पर मत जाइए, अभी बाकी पर मत जाइए, बाकी पर बहुत बहस होती है। कहीं कोई दिक्कत है? हमारे बाप दादा हमारे बाप दादा ने हमको चिंता करनी चाहिए। दूसरे लोग लूट रहे हैं। ठीक है, श्रीराज नायर
श्रीराज नायक 10 सेकंड प्रत्युष में जवाब दूं, प्रत्युष में जवाब दूं। इसी पार्लियामेंट में हमने देखा कि किस तरह नोटों के बंडल लेके सरकार के उछाले। दानिश जी अभी जो गुलाम सरवर साहब ने कहा आपने उसका जवाब नहीं दिया। आप बाकियों पर चले आए, आप बाकियों पर चले आए। श्रीराज नायर जी देखिए, इसी बहस के हिस्से में यह बात उठी कि अगर संशोधन होता है तो हम देखेंगे कि कितना सही है कितना गलत है, इस पर बहस होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि सीधे सीधे इस कानून को स्क्रैप कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, क्यों ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात बड़े बड़े जुडिशियल लुमिनरीज कई वर्षों से कहते आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि करप्शन के लिए कानून है, भारत को आजादी मिली, कई जो कानून है ब्रिटिश काल के समय का एक्सटेंशन है, उसको रिफॉर्म्स करने के लिए बड़े बड़े जुडिशियल लुमिनरीज इस पर डिबेट कर रहे हैं। अभी ये मौलाना जो बैठे हैं इस विषय पर इनको कितनी जानकारी है मुझे नहीं मालूम। दूसरा, वजाहत साहब ने जो कहा कि अगर किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी के ऊपर वक्फ बोर्ड दावा करता है तो वो व्यक्ति को यह साबित करना पड़ता है कि यह प्रॉपर्टी उसकी है या नहीं। यहां पर मुंबई में बैठा हूं, मुकेश अंबानी साहब के बंगले तक को दावा से पहले बताएगा कि वहां पर भी किया। और सुनिए, अरे जब आप बोल रहे थे मैं फिर कर रहे हैं, आप क्लेम कर रहा है वहां पर दक्षिण भारत में तमिलनाडु में पूरे गांव को हम ये मांग करते हैं वक्फ बोर्ड को स्क्रैप करना चाहिए और सारी प्रॉपर्टी को नेशनलाइज करना चाहिए। ये पूरी प्रॉपर्टी देश की है, भारत सरकार की है। दूसरी दक्षिण साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के या मेंबर बैठे वो कह रहे हैं हमारा विषय, हम मतलब मैं अपील करता हूं देश के तमाम मंदिर, मस्जिद, वक्फ बोर्ड, श्राइन बोर्ड, जितनी संपत्ति धर्म के नाम पर लोगों ने कब्जा कर रखा है सबको एक कर दिया और राष्ट्रीय संपत्ति ये सभी को नेशनलाइज करना चाहिए। पूरा वक्फ बोर्ड नेशनलाइज होना चाहिए, हमारी मांग है। नेशनल तो और ये सभी को कानून के अंतर्गत लाना चाहिए। गुलाम सरवर जी कह रहे हैं, महंत नवल किशोर दास जी, कि देश के अंदर बाकी जितने श्राइन बोर्ड है, जितने भी धार्मिक न्यास हैं, उनके अंतर्गत आने वाली सारी जमीनें भी वो सरकार को अपने अधीन ले लेनी चाहिए। महंत नवल किशोर दास जी नहीं, सनातन मुझे तो पता नहीं हमारे सनातन का कोई बोर्ड बना है, हमारे तो कोई बोर्ड ही नहीं बना है। मैं तो कह रहा हूं कि एक भी बता दें किसी भी बगैर बोर्ड के अदालत में कोई हिंदू जज हो सकता है क्या? वहाँ जज भी मुसलमान होगा, वकील भी मुसलमान होगा और जिसकी संपत्तियों कागज लिए घूमता रहेगा। तमाशा बना रखा है पूरे देश को इस्लामीकरण करने का एक सस्ता बोर्ड के बारे में जरा सा बताइए सर, कर लो, नोटिस देते रहो। क्या श्राइन बोर्ड क्या है? बिल्कुल केवल भारत की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का तरीका है सर। श्राइन बोर्ड है भारत की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने का तरीका, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कहीं भी नोटिस चिपका दो कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जिसके दादा परदादा रह रहे थे, 10 पीढ़ियां वहां रह रही थी, और चक्कर लगाता रहेगा। इस बोर्ड को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। इस प्रकार के बोर्ड की आवश्यकता भारत में नहीं है। ठीक है, संगीत रागी जी और अदालतें संगीत रागी जी गुलाम सरवर कह रहे थे कि ये श्राइन बोर्ड क्या है। जितने मंदिर होते थे वो किसी न किसी के दिए हुए थे, तो उनकी अपनी एक परिधि थी। आज भी उस पर डिस्प्यूट होता है तो वो सिविल कोर्ट में जाता है। वक्फ बोर्ड के संबंध में जो भी है डिस्प्यूट वो सिविल कोर्ट में नहीं जाता है। 2 कानून क्यों? मुसलमानों के लिए अलग एक लैंड प्रॉपर्टी के लिए क्यों कानून होना चाहिए? क्यों उनके लिए अदालतें होनी चाहिए? इस देश का इस्लाम के नाम पर एक बार और बंटवारा हो चुका है और इस देश में मुसलमानों के इस्लाम के नाम पर बंटवारा नहीं हुआ था। बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था। आप सिद्ध कीजिए पहले। चलिए 1800 से 1900 तक आप भी इतिहास के प्रोफेसर हैं, अल्लाह का करम हम भी पढ़ते रहते हैं, साथ में नहीं रहना रहते हैं प्रोफेसर साहब। इस्लाम के नाम पर फुल डिबेट के लिए आपके मैं तैयार हूँ। धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा मुट्ठी भर राजनीति के नाम से ना कर दिया गया है। और बंटवारे की पृष्ठभूमि कैसे बनी है पूरे ऑथेंटिक बुक के साथ मैं आपको बताऊंगा। कोई धर्म का रोल नहीं है उसमें, धर्म की कोई भूमिका नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि ये समाज जहाँ कब्जा करते हैं खाली वहाँ पर ये जिहाद करता है, जिहाद है, लैंड जिहाद करता है, धर्म का धार्मिक जिहाद करता है। मानसिकता इस समाज के एक वर्ग में ऐसी है। राशिद साहब
राशिद साहब, आपने कहा कि ये हमारा मसला है, कोई इस मसले के अंदर ना पड़े। भाई देश की जमीन है सर, देश के अंदर की जमीन है। राशिद जी भाई देश के अंदर की जमीन है। ये अलग बात है कि वक्फ बोर्ड का उस पर दावा है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। आप कह रहे हैं हमारा मसला, यही बात गुलाम सरवर भी कह रहे हैं। जब आप कहते हैं ना हमारा हमारा हमारा, इससे गलत मैसेज जाता है। सिविल कोर्ट में जाकर के राशिद शरीफ मुसलमानों की जमीन है, एतीमों की जमीन है, एसीरों की जमीन है सर। इस पे है तो कोई भी हुकूमत इस तरीके के कोई भी कानून ला के जमीन तबाह हो गए, मुसलमानों के ऑलरेडी जमीन तबाह हो गए, खत्म हो गए। अब थोड़ी सी जमीन है, उसकी भी प्लानिंग हो रही है आपके पास, उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। कागज दिखाओ, दिखाने पड़ जाएगा, पता लग जाएगा कितने मुसलमानों दानदाता जमीन दान कर दी। पहले उसके बाद अपन बात करेंगे। घर में बच्चे हैं, रहने को जगह नहीं है, को दान करेंगे। अवैध कब्जा कर रखा है, तो सब हिंदुओं से छीनी हुई जमीन है। राशिद शरीफ जी, हो सकता है ऐसे और भी कई सारे उदाहरण हो। तमिलनाडु का एक उदाहरण है गुलाम सरवर साहब, आपको भी पता होगा। तमिलनाडु में त्रिची जिले के अंदर एक गांव है तिरुचेंथुरई गांव, 95% आबादी वहां पर हिंदू है, सिर्फ 22 मुस्लिम परिवार, 1500 साल पुराना मंदिर है, और वो वक्फ बोर्ड के अंदर है, राशिद शरीफ साहब, आप कैसे कह रहे हैं हमारा मसला है? आप कह रहे हैं हमारा मसला है। तमिलनाडु का उदाहरण आपके सामने, पूरे स्टेट में सीएम है, पूरे हिंदू है। भारत के और कई जगहों पर ये देखिए सीएम है, इस्लामीकरण के बिल्कुल मैं इस बात पूरे स्टेट में सीएम है, तो क्या मुसलमान है? खाने वाले ज्यादा है तो और राष्ट्र के माने चलाने वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो गंभीर होकर आप जो दिखा रहे हैं अभी शो, उसमें स्क्रीन पर आता है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर प्रहार या फलाना, जो मतलब इस टाइप का कुछ आता है। तो इससे कुछ लोग वजाहत कासमी साहब, मोदी जी ये काम नहीं करने जा रहे। वजाहत कासमी साहब सुधारवादी है, मुझे उम्मीद है कि कल जो कुछ इससे पहले भी संशोधन हुआ, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले संशोधन में कभी कोई इतना बड़ा विवाद हुआ होगा। अभी तो संशोधन सामने भी नहीं आया है, अभी से कहने लगे लोग कि धार्मिक आजादी है, मुसलमानों पर ज्यादती है। अरे साहब, अभी तो अमेंडमेंट हुआ भी नहीं है। डर है ना वजाहत कासमी जी, किस बात का डर है? किस बात का डर है? देखिए अवैध कब्जे कर रखे हैं। देखिए प्रत्युष, देखिए बात सुनिए प्रत्युष भाई, बात यह है कि वक्फ के गठित होने से लेकर और आज तक इस कौम को वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं हुआ, चंद मुसलमान लीडरशिप के अलावा। पूरा ये चंद मुसलमानों को फायदा हुआ है। और कोई एक वक्फ बोर्ड, मुझे कोई एक पैनलिस्ट बता दे यहां बैठा हुआ कि उसने सरकार से पैसे लिए, या अभी राशिद साहब कह रहे थे ना हमारा मसला है। अरे भाई, अगर तुम्हारा मसला है तो कोई एक वक्फ बोर्ड कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये साबित करे कि सरकार से बगैर गराट लिए उसने इमामों को तनख्वाह दी हो या कोई काम किया हो। सरकार से गराट क्यों लेते हो यार? लाखों करोड़ की संपत्ति है, रेलवे और डिफेंस के बाद तुम्हारे पास सब कुछ है, और सरकार से गराट लेकर के सिर्फ चंद मौलवियों को तनख्वाह देते हो। सिर्फ ये वक्फ बोर्ड ने कुछ स्कूल खोले हो, ITI खोले हो, हॉस्पिटल बनाए हो, कॉलेज बनाए हो, इस कौम के लिए कोई फायदा किया हो? चंद मुस्लिम लीडरों के अलावा किसी को फायदा नहीं हुआ। प्रत्युष, नेशनल संपत्ति घोषित होनी चाहिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति। वक्फ बोर्ड की संपत्ति नेशनल संपत्ति घोषित होनी चाहिए। इसलिए इन सब के पेट में दर्द हो रहा है। ये राष्ट्रीयवादी नहीं है, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं है, इनको हिंदुस्तानी होने में शर्म आती है। अरे तुम्हारे बाप दादा ने दी, असगर अली साहब थे, नेशनल संपत्ति करा दो। वजाहत कासमी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है सेना और रेलवे के बाद, अगर वो देश के काम आ जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, मुसलमान के हाथ में फिर भी कटोरा है। असगर अली खान सारी मुसलमान के हाथ में तो फिर भी कटोरा, वो सारी प्रॉपर्टी इस मुल्क की है, इस मुल्क में ही रहेगी। यहाँ से उठा के कोई एक जर्रे बराबर भी कहीं नहीं जा सकता। असगर साहब, सारे वक्फ बोर्ड भिख मंगे हैं, सारे वक्फ बोर्ड भिख मंगे हैं। सरकार गराट नहीं देती तो इमामों को तनख्वाह नहीं मिलती, बेवाओं को वजीफा नहीं मिलता, मुअज्जिनों को तनख्वाह नहीं मिलती। लाखों करोड़ की संपत्ति का बोर्ड कर क्या रहा है? सरकार से पैसे लेता है ना। अरे सरकार से पैसे लेता है ना, नेशनल संपत्ति घोषित करो, सरकार को दे दो। इस बहस को संशोधन हुआ नहीं है, संशोधन जब होगा तो उसके बाद
फिर से हम एक नई बहस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों के हमारे साथ ताज ठोक के जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।